गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए इस भाग में हम लोग ऋग्वेद के बारे में अध्ययन करते हैं। ऋग्वेद के बारे में अध्ययन करेंगे और ऋग्वेद से संबंधित सारे महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों को देंगे और एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको हम आउटलाइन करते जाएंगे, समझाते जाएंगे। तो आइए, ये तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये तो मेरा दावा है कि ऋग्वेद को जैसे मैं समझा दे रहा हूँ शायद ऐसा आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। ऋग्वेद, यहाँ पर फर्स्ट यानी पहली बात यह बता दें आप लोगों को, वेद की संख्या सब 4 है, यानी 4 वेद हैं। पहला ऋग्वेद है, दूसरा सामवेद है, तीसरा यजुर्वेद है और चौथा अथर्ववेद है। इस प्रकार वेदों की संख्या कुल 4 है। इन चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्रथम अथवा प्राचीन भी आप कह सकते हैं, अथवा पहला भी कह सकते हैं। प्रथम अथवा पहला अथवा प्राचीन वेद है, अथवा यह भी आप कह सकते हैं कि इन चारों वेदों में मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में, इन चारों वेदों में सबसे पहले वेद का संकलन जिस वेद का हुआ वह है ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद का संकलन सबसे पहले हुआ। इसलिए अब प्रश्न कैसे एग्जाम में पूछता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, किस वेद का संकलन सबसे पहले हुआ, तो जिस वेद का संकलन सबसे पहले हुआ उसका भी आंसर ऋग्वेद ही होगा कि ऋग्वेद का संकलन सबसे पहले हुआ। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद से किस काल के बारे में जानकारी मिलती है, तो ओनली पूर्व वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन, सबसे पहले संकलित किया गया और इससे यानी ऋग्वेद से पूर्व वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है, या पूर्व वैदिक काल के बारे में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत ऋग्वेद है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो ऋग्वेद, ठीक, ऋग्वेद का पहले हम लोग यह उसका वर्गीकरण देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन का देख लेते हैं कैसे हुआ है, इसके बाद फिर चर्चा आगे हम लोग करते हैं। तो ऋग्वेद का विभाजन मंडल में किया गया है। मंडल से तात्पर्य अध्याय से है, ठीक है। तो ऋग्वेद का विभाजन मंडल में किया गया है और मंडलों की कुल संख्या 10 है। तो ऋग्वेद में आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल है। और फिर मंडलों का विभाजन अनुवाक में किया गया है। अनुवाकों की संख्या 85 है, 85 है। अनुवाक का विभाजन सूक्तों में किया गया है। सूक्तों की कुल संख्या 1017 है, जो आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक। और यहां पर ध्यान रखना है कि इन सूक्तों में 11 बाल खिल्व है। इस प्रकार 1017 में 11 आप जोड़ देंगे तो 1028 हो जाता है। इस प्रकार ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या 1028 है। यह भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि आपके ऑप्शन में 1017 रहता है तब तो ठीक है, नहीं तो 1028 भी रहता है। तो 1028 जब रहेगा तो आप समझ लीजिएगा आप लोग कि उसमें 11 बाल खिल्व प्लस हैं, यानी जोड़े गए हैं। तो सूक्तों की कुल संख्या 1017 प्लस 11 बाल खिल्व बराबर इक्वल टू 1028, यानी 1017 में 11 बाल खिल्व प्लस हो गए यानी जुड़ गए, तो टोटल संख्या सूक्तों की हो गई 1028। तो यह ध्यान रखिएगा, आपके सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं हम लोग, सूक्तों का विभाजन ऋचा में किया गया है और प्रत्येक ऋचाओं में 3 से लेकर के 100 तक मंत्र होते हैं, यानी 3 to 100 मंत्र होते हैं प्रत्येक ऋचा में। और फिर ऋचा का विभाजन मंत्रों में किया गया है और ऋग्वेद में मंत्रों की कुल संख्या, ठीक, 10,500 है, अथवा कहीं कहीं 10,627 भी मिलता है। तो यह है ऋग्वेद का वर्गीकरण। ऋग्वेद का विभाजन मंडल में, मंडलों की संख्या 10 है। मंडल का विभाजन अनुवाक में, अनुवाकों की संख्या, अनुवाकों का विभाजन सूक्तों में,
सूक्तों का विभाजन ऋचाओं में, ऋचाओं का विभाजन मंत्रों में। ओके, तो यह है ऋग्वेद का विभाजन। अब हम लोग आगे चलते हैं कि इन चारों वेद का यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों के, ठीक है, ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं और उपनिषद हैं। तो इस प्रकार ऋग्वेद के भी ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं और उपनिषद हैं, जो आपसे परीक्षाओं में क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है, ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन कौन है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐतरेय है और कौशिकी है। दो ब्राह्मण है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐतरेय और कौशिकी है। अगला है आरण्यक, आरण्यक भी दो ही हैं, ऐतरेय और कौशिकी, वही नाम है, जो ब्राह्मण है वही आरण्यक भी है। इसके बाद उपनिषद, उपनिषदों की भी संख्या 2 है, एग्जाम में पूछ देता है, ध्यान रखिएगा, ऐतरेय और कौशिकी। इस प्रकार याद करने में आप लोगों को बहुत आसानी है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद दोनों सेम है, बराबर है। ओके, दोनों बराबर है। इस प्रकार दोनों बराबर हैं, इसलिए आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं कि ऋग्वेद के ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ऐतरेय और कौशिकी है। इसी दो को आप याद कर लीजिए, यही ब्राह्मण भी हैं, यही आरण्यक भी हैं और यही उपनिषद भी हैं। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आगे आ जाते हैं इस साइड, ऋग्वेद के महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट हैं, इनको भी देख लेते हैं हम लोग। तो ऋग्वेद, यह पॉइंट हम लोगों ने देख लिया कि सबसे प्राचीन है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, यह महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, यह भी हम लोग देख लिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है प्रथम मंडल, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि 10 ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, तो 10 मंडल को यहाँ हमने लिख दिया है, प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल, तृतीय मंडल, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम और दसम, यानी 1 से लेकर के 10 मंडल तक हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि द्वितीय से लेकर के यानी दूसरे मंडल से लेकर के दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, यह 2 से लेकर के, आप लोग ध्यान रखिएगा, 2 से लेकर के 7वें मंडल तक यह प्राचीन मंडल है। यानी इस मंडल का 2 से लेकर के 7वें मंडल तक के का जो संकलन है सबसे पहले हुआ, इसलिए इसे प्राचीन मंडल भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद पहला मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल, यह इनकी रचना या इनका संकलन बाद में किया गया, ध्यान रखिएगा, इसलिए इन्हें नवीन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो नवीन मंडल के अंतर्गत कौन कौन आ गए? प्रथम मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल। तो यह 4 जो है नवीन मंडल के अंतर्गत है और दूसरे से लेकर के 7वें मंडल तक यह प्राचीन मंडल के अंतर्गत है। अब आ जाइए अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। सभी 10 मंडल, ऋग्वेद के 10 मंडल किसी न किसी ऋषि द्वारा लिखे गए हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए यहां पर ध्यान रखना है कि जो 2 से लेकर के 7वां मंडल है, जो प्राचीन है मंडल है, यह भी किसी न किसी ऋषि द्वारा लिखा गया है। इसलिए 2 से लेकर के 7वें मंडल को फैमिली मंडल कहते हैं अथवा परिवार मंडल या वंश मंडल के भी नाम से जाना जाता है। तो इंग्लिश में फैमिली मंडल भी इसे कहा जाता है, ठीक, या वंश मंडल या परिवारवाद के भी नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि 2 से लेकर के 7वें मंडल तक जो ऋषि हैं, यह लोग अपने वंशज के बारे में उल्लेख किए हैं, इसके पश्चात अपने वंशज के बारे में उल्लेख करने के पश्चात अदर बातों का भी उल्लेख किए हैं। इसलिए इसे वंश मंडल अथवा परिवार मंडल के नाम से भी, फैमिली मंडल के नाम से भी जाना जाता है, जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो आइए पहले हम लोग द्वितीय से लेकर के 7वें मंडल तक के ऋषियों का नाम देख लें और फिर जो इंपॉर्टेंट है उनको भी हम लोग देख लेंगे।
तो दूसरा मंडल है, लिखने वाले ऋषि हैं ग्रीष्मद। ऋषि ग्रीष्मद ने द्वितीय मंडल की रचना की या द्वितीय मंडल को संकलित किया। तीसरा मंडल ऋषि विश्वामित्र हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। चौथे मंडल को लिखने वाले ऋषि वामदेव हैं, ऋषि वामदेव। इसके बाद पांचवें मंडल को लिखने वाले ऋषि आत्री हैं। इसके बाद छठवें मंडल को लिखने वाले ऋषि भारद्वाज हैं, ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके बाद सातवें मंडल को लिखने वाले ऋषि वशिष्ठ हैं। इसलिए परीक्षा के लिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में दे देता है कि कौन से परिवार मंडल के ऋषि नहीं है, तो उसमें 3 ऋषियों का नाम ABCD में ABCD इन ग्रीष्मद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ में से 3 नाम दे देता है और एक नाम अलग ऋषि का दे देता है, और वही जानना चाहता है कि कौन ऋषि इस परिवार या फैमिली मंडल के ऋषि नहीं है या ऋषियों में सम्मिलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ऐसा संभवतः आप अब तक नहीं पढ़े होंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्यों? क्योंकि मैं सिविल को पढ़ाने वाला टीचर हूँ, इसलिए हर चीज, हर बात डिटेल बताना पड़ता है, डिटेल समझाना पड़ता है। ओके, तो आइए, तो यह 2 से लेकर के 7वां मंडल हो गया। अब पहले मंडल को हम लोग देख लेते हैं। प्रथम मंडल को लिखने वाले ऋषि कात्यायन है। इसके बाद है 8वां मंडल। 8वें मंडल को लिखने वाले ऋषि कण्व है। 9वां जो मंडल जो है सोम को समर्पित है, और 10वां मंडल ऋषि कण्व और अंगिरा द्वारा लिखा गया है। तो अब महत्वपूर्ण पॉइंट को भी देख लेते हैं हम लोग कि इस 10वें मंडल में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह कि जो तृतीय मंडल में है आपके गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे बार बार पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका आंसर हुआ ऋग्वेद। आगे पूछता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख, ठीक है, किस मंडल में मिलता है, तो तृतीय मंडल में, तीसरे मंडल में। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि गायत्री मंत्र को किसने लिखा है या गायत्री मंत्र की रचना किसने की है, तो ऋषि विश्वामित्र। ध्यान रखिएगा, बहुत डिटेल आप लोगों को समझा रहा हूं मैं। ऋषि विश्वामित्र, 3 बातें हो गई। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऋग्वेद में कृषि का भी उल्लेख मिलता है, तो कृषि का उल्लेख किस मंडल में मिलता है, तो ध्यान रखिएगा, कृषि का उल्लेख 4थे मंडल में मिलता है। और कृषि के बारे में कुल 24 बार उल्लेख आया है, 24 बार, ध्यान रखिएगा। अब अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। ऋग्वेद में एक युद्ध का, महत्वपूर्ण युद्ध का उल्लेख मिलता है, और आप लोग पढ़े भी होंगे, वह दास राग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो इस दास राग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। 7वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। तो इस दास राग युद्ध को 7वें मंडल में उल्लेख किया गया है। तो यह किसके बीच लड़ा गया, तो भरत जन के राजा सुदास थे, उनसे लड़ा गया। एक तरफ भरत जन के राजा सुदास थे और दूसरे तरफ आर्य और अनार्य थे। और यह युद्ध रावी नदी के किनारे लड़ा गया। और रावी नदी को ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता है, पीछे का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, जो वो पूर्व वैदिक कालीन आर्यों का भौगोलिक विस्तार हम पढ़ाए हैं, वहां पर डिटेल दिए हैं। तो रावी नदी का नाम ऋग्वेद में परुष्णी नदी मिलता है। तो परुष्णी नदी के किनारे यह युद्ध लड़ा गया या यह युद्ध हुआ, और इस युद्ध में सुदास की विजय हुई। सुदास भरत जन के राजा थे, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस दास राग युद्ध का उल्लेख कहाँ मिलता है, 7वें मंडल में मिलता है। अगले बात की आगे बढ़ते हम लोग। 9वां मंडल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वें मंडल में सोम को, 9वां मंडल, ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। सोम से तात्पर्य क्या है, सोम एक प्रकार की वनस्पति थी जो हिमालय के क्षेत्रों में भुजवंत चोटी के आसपास यह वृक्ष पाया जाता था। और इस सोम वृक्ष से एक प्रकार का जूस निकलता था, रस निकलता था, जिसे सोम रस कहते थे। और यह सोम रस आर्यों
और आर्यों के देवता, ठीक है, आर्यों और आर्यों के देवताओं के का मुख्य पेय पदार्थ था। ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 9वां मंडल में 114 सूक्त पूरे के पूरे इस सोम को समर्पित है। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। 10वां मंडल जिसकी रचना कर्ण और ऋषि आंगिरा ने किया है, ऋषि कर्ण और ऋषि आंगिरा ने किया है। इस 10वें मंडल का इंपॉर्टेंस क्या है? इस 10वें मंडल में सर्वप्रथम 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। और 4 वर्णों का उल्लेख 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहाँ? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। और बताया गया है, क्या बताया गया है? चारों वर्णों का नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का नाम बताया गया है। और यह बताया गया है कि इन चारों वर्णों का ओरिजिन, उदय एक विशालकाय व्यक्ति से हुआ है जिसे ब्रह्मा माना गया है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की ओरिजिन हुई है। इसके बाद उनके भुजा से क्षत्रिय की ओरिजिन हुई है। उनके उदर से वैश्य की ओरिजिन हुई है या वैश्य का ओरिजिन हुआ है। इसके बाद पाद से यानी पैर से शूद्र की ओरिजिन हुई है, यदि शूद्र उत्पन्न हुए हैं लोग। इस प्रकार इस विशालकाय व्यक्ति को ब्रह्मा बताया गया है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैर से यानी पाद से शूद्र, इन 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में फर्स्ट टाइम, पहली बार, और वह भी पुरुष सूक्त में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का पहली बार उल्लेख मिलता है। तो यह ऋग्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा आप लोग पहली बार ऋग्वेद के बारे में पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा। और कोई बात होगी, किसी प्रकार का कमेंट होगा आप लोगों का, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और या कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अन्य कोई समस्या हो पढ़ने से संबंधित, वह भी आप इस पर हमें बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपकी समस्या का हम समाधान कर देंगे। ओके, तो आप लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़िए। फिर हम लोग अगले भाग महत्वपूर्ण टॉपिक में मिलते हैं।